देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आज की हमारी क्लास होगी नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ग्रीक और रोमन लिटरेचर के बारे में डिटेल में, जिसमें ये समझा था कि इंग्लिश लिटरेचर आने से पहले कौन कौन से राइटर्स इम्पोर्टेंट थे, उनकी कौन कौन सी बुक्स थीं, उन्होंने कौन कौन सी डिफिनेशन दी थी और उनका जो पर्सपेक्टिव था, जो दृष्टिकोण था किसी प्ले या ड्रामा के लिए, उनमें कौन कौन चीज़ें एसेंशियल थी उस पर हमने डिस्कस किया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी और उनके बीच में जो डिफरेंस था, अलग अलग पोइट्स के पर्सपेक्टिव थे, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर रखी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले ये समझिए, जब इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? आपका ओल्ड इंग्लिश था, उसकी टाइमिंग आपके सामने है। मिडिल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न पीरियड, जो कि अभी तक चल रहा है, 1500 से लेके अभी तक वो जारी है। अब अगर बात करें डिटेल में एक एक पीरियड के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में, जो कि 450 से 1066 ईयर्स तक चला था, जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहानी शुरू होती सेल्ट्स और पिक्ट्स के बारे में। जो सेल्ट्स जो हैं उनको ब्रिटेन्स कहा जाता था पुराने समय में, बाद में जाकर के वो कहलाए ब्रिटेन। जो ब्रिटेन शब्द है आज आप सुनते हो, वो ब्रिटेन से बना हुआ है, और ब्रिटेन्स का मतलब सेल्ट्स लोग। ये एक ओल्डेस्ट ट्राइब था जो कि ब्रिटेन में रहता था, और ब्रिटेन को पहले कहा जाता था ब्रिटेन्स। क्लियर? तो आपको 2 समुदाय के नाम याद रखने हैं, 2 ट्राइब्स के नाम याद रखने हैं, एक तो सेल्ट्स, एक पिक्ट्स। सेल्ट्स को ब्रिटेन्स कहा जाता था और ब्रिटेन्स बाद में चेंज हो गए ब्रिटेन में, ठीक है। और सेल्ट्स जो है वो आपका ओल्डेस्ट ट्राइब कहा जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, पिक्ट्स जो थे वो सेल्ट्स पर पिक्ट्स जो थे वो सेल्ट्स पर अटैक कर रहे थे, क्योंकि जो पिक्ट्स थे वो वाइल्ड पीपल थे, बहुत ही जंगली टाइप के लोग थे। तो इन्होंने इन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद उस आक्रमण से बचने के लिए सेल्ट्स लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ग्रेट वॉल बनवाई, जिसका नाम था हेड्रियंस वॉल। क्या नाम था? हेड्रियंस वॉल। अभी हेड्रियन शब्द कहाँ आया था? एक राजा से आया था, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी दौरान रोमन्स, जूलियस सीजर, ये सभी साथ में आए, उन्होंने ब्रिटेन्स पर अटैक किया और वहाँ पर रेन किया, वहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया और क्रिश्चियनिटी लाए। इस क्रिश्चियनिटी से रोमन लैंग्वेज, मतलब रोमन्स की लैंग्वेज थी क्या? लैटिन थी। तो क्रिश्चियनिटी रोमन से आई हुई है, और उन रोमन्स लोगों की जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। लेकिन इंग्लिश जो वजूद में आई वो एंग्लो सैक्सन्स के द्वारा आई। अब ये एंग्लो सैक्सन शब्द कहाँ से आई, ये अभी आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर जो रोमन्स के किंग था, जिसका नाम ऑनोरियस था, उसने रोमन से कहा कि ब्रिटेन छोड़ दो या ब्रिटेन्स को छोड़ दो और आगे निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। लेकिन तब भी इतना सब कुछ चलता रहा वहाँ पर, तब भी पिक्ट्स जो थे वो सेल्ट्स पर आक्रमण करते रहे। क्लियर? फिर इसके बाद क्या हुआ कि सेल्ट्स ने 3 ट्राइब्स को अपने आप को बचाने के लिए बुलाया वहाँ पर, ठीक है। इसमें से एंगल्स थे, सैक्सन्स थे और ज्यूट्स थे। एंगल्स नदर्न जर्मनी से आए थे, सैक्सन्स सदर्न जर्मनी से आए थे, और ज्यूट्स जो थे वो पानी के रास्ते से आए थे। इनमें से जो आपका सैक्सन्स और एंगल्स जो थे, इन्होंने 600 सालों तक इंग्लैंड में राज्य किया था, और जो ज्यूट्स थे वो थोड़े समय के लिए उन्होंने वहाँ पर राज्य किया था। अब आपको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि जो ओल्ड इंग्लिश थी वो जर्मन से काफ़ी मिलती जुलती थी। उसका रीज़न ये था, जो एंगल्स और जो सेक्शंस थे वो जर्मनी से आए हुए थे, तो उसका इम्पैक्ट इंग्लिश पर दिखाई देता था ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। फिर इसमें कुछ एमिनेंट्स पोइट्स आए, राइटर्स हैं, जिनसे कि बेड, जो कि क्रिश्चियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जिसमें इन्होंने 3 एंग्लो सेक्शंस, मतलब इन्होंने एंग्लो सेक्शन ट्राइब के बारे में बताया, जिसके अंदर 3 ट्राइब्स थे। कौन कौन से? एंगल्स थे जो जर्मनी से आए थे, सेक्शंस थे और ज्यूट्स थे जो डेनमार्क से आए थे। अब इन तीनों की अगर बात करूं तो इन तीनों को एक ग्रुप बोला जाएगा, जो कि ट्यूटोनिक ट्राइब्स के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इनको आपको याद रखना है।
और एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो 3 ट्राइब से मिलकर के बने थे, जो इंग्लैंड में आए थे और जो कहाँ से आए थे, नदर्न या नॉर्थ सी रूट से, वहाँ से ये आए हुए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एंग्लो सैक्सन्स जब आए तो उन्होंने सेटल्स को बाहर निकाल दिया। जब ये बाहर निकाल दिया तो जाकर सेटल हो गए वेल्स में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, और 150 ईयर्स तक वो वहाँ पर रहे। फिर आगे चल कर के जो एंगल्स और सेक्सन्स और जूट्स थे, इन्होंने इंग्लैंड को 7 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? ससेक्स, एसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, नॉर्थम्ब्रिया, कैंट, वेसेक्स, मर्शिया, इन सभी उन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसमें से वेसेक्स एक पावरफुल प्लेस माना जाता है। अब आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि जो एंगल्स थे, इन्होंने स्टार्टिंग में लिटरेचर को ओरली गाया। रिसाइट का मतलब गाना होता है। तो वहाँ पर उस समय, उस पुरानी एज में लोग जो थे लिटरेचर को याद रखते थे और ओरली उसको सुनाते थे। तो वो रिटन फॉर्म में नहीं था। रिटन फॉर्म में उन्होंने सीखा रोमन से। तो रोमन से उन्होंने सीखा तो वहाँ पर क्या आया, फिर रोमन अल्फ़ाबेट आई। अल्फ़ाबेट से फिर राइटिंग स्टार्ट हो गई। उस राइटिंग में एपिक, पोइट्री, हैजियोग्राफी, सरमन्स, रिडल्स, बाइबल का ट्रांसलेशन था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और उस समय तक 400 मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध थी उस समय तक। अगर हम ओल्ड टाइम के कुछ वर्क्स के बारे में बात करें तो वेडिस का जो वर्क है वो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, जो कि पार्ट्स में मिला था लोगों को। उसी दौरान बियोवुल्फ जो था वो एक प्ले था जो कि लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क माना है, तो कि सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट में पाया गया था और ये इलस्ट्रेशंस में देखने को मिली थी लोगों को। और ये इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बियोवुल्फ अपने आप में बहुत बड़ा एक प्ले है, तो उसमें भी राजा और रानी वगैरह थे, उसमें सारे कैरेक्टर्स थे। इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो अलग से चाहें तो। अदरवाइज़ इतना ही एग्ज़ाम में आपके लेवल से पूछा जा सकता है। फिर उसकी आगे बात करें कुछ एमिनेंट पोइट्स के बारे में, तो कार्डमन है, सेनवुल्फ, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर इम्पॉर्टेंट राइटर्स माने जाते हैं। और ये भी उस समय ओरली लिटरेचर याद रखते थे, उसको ओरली सुनाते थे लोगों को। रिटन फॉर्म बहुत ही कम पाया जाता ओल्ड इंग्लिश फॉर्म में। फिर उसके बाद समय बदला, कुछ और राइटर्स आए, तो उन्होंने क्या किया कि हीरोइक पोइम्स लिखी, जैसे कि बियोवुल्फ की तरह रिलीजियस पोइम लिखी, पर्सनल पोइम, लव पोइम, क्रॉनिकल्स, सरमन्स, रिडल्स का मतलब होता है पहेलियाँ, ये सारी लिखी। लेकिन ये सभी जो भी राइटर्स हैं, ये सभी के सभी एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर का ज़्यादा यूज़ करते थे बजाय राइमिंग के। उस टाइम के जो वर्क्स थे उनमें राइमिंग की जगह इन 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का यूजेस ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। ये बात एक याद करने वाली है। फिर बात करें उस समय की सोशल लाइफ के बारे में, तो इंग्लैंड की जो सोशल कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि आज हम लोग देखते हैं। उस समय के लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और अनसोशल लाइफ जिया करते थे। कोई समाज जीवन नहीं था, बस खाया पिया, अपने खाने पीने के लिए संघर्ष किया करते थे। इंग्लैंड जो था वो उस समय ब्रिटेनिया नाम से जाना जाता था, जब तक कि रोमन जो एम्पायर था वो समाप्त नहीं हो गया। फिर रोमन की अगर मैंने बात की है तो उन्होंने ब्रिटेनिया, या जिसका दूसरा नाम ब्रिटेन भी है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रूल किया, वहाँ पे साम्राज्य किया, और बाद में वो अपनी जगह, अपने ट्रूप्स सब कुछ छोड़ करके वहाँ से चले गए। अब एक बात आपको याद रखनी यहाँ पर है कि जो एंग्लो सैक्सन जो लोग थे वो पागन्स गॉड की पूजा किया करते थे। ये गॉड जो थे वो नेचर से रिलेटेड थे, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे धीरे धीरे करके लिटरेचर आगे बढ़ता रहा और समय आगे बढ़ता रहा। फिर हम लोग पहुँचते हैं 1066 में, जहाँ पर विलियम फर्स्ट नाम का जो राजा था वो इंग्लैंड 700 नॉर्मल सोल्जर्स के साथ 700 शिप में आया और किंग होराल्ड से उसने लड़ाई की, उससे युद्ध किया, जिसमें उस युद्ध का नाम जो था वार ऑफ हास्टिंग्स कहा जाता है। उस युद्ध को, जो युद्ध हुआ था, जिसमें वो राजा हारा गया और विलियम फर्स्ट को विलियम द कंकरर लोग कहने लगे, मतलब विजेता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसकी आगे समय बदला और इस हिसाब से, मतलब जैसे वो युद्ध समाप्त हुआ, विलियम द कंकरर कहलाया, उसने युद्ध जीत लिया और इस समय को एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक बात आपको और याद रखनी है कि नॉर्मन्स उस समय फ्रेंच जानते थे। नॉर्मन्स उस समय फ्रेंच जानते थे, इसलिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेंच का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है।
तो आई होप इस छोटी सी स्टोरी आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ चुकी होगी। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझिए, उनको याद कीजिए और एक एक पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए चलिए और नोट्स बनाते चलिए सेपरेट, ताकि वो चीज़ आपकी कवर अप हो सके।